कमरे में दाखिल होते ही मनोरमा चौंक गई। काशी उसके साड़ी का पल्ला सिर पर लिए ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी थी। उसके होंठ लिपस्टिक से रंगे थे और चेहरे पर बेहद ज्यादा पाउडर पुता था, जिससे उसका सांवला चेहरा डरावना लग रहा था। फिर भी वह मुक्त भाव से शीशे में अपना रूप निहार रही थी। मनोरमा उसे देखते ही आपे से बाहर हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही है? काशी ने हड़बड़ाकर साड़ी का पल्ला सिर से हटा दिया और ड्रेसिंग टेबल के पास से हट गई। मनोरमा के गुस्से के तेवर देखकर पल भर के लिए तो वो सहमी, फिर अपने स्वांग का ध्यान आ जाने से हंस पड़ी। बहन जी, माफी दे दें, उसने मिन्नत के लहजे में कहा। यह कमरा ठीक कर रही थी, शीशे के सामने आई तो ऐसे ही मन कर आया। आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। तनख्वाह से काट लेना? मनोरमा और भी भड़क उठी। 15 रुपए तनख्वाह है और बेगम 6.5 रुपए के लिपस्टिक के पैसे कटवाएंगे। कमबख्त रोज प्लेटें तोड़ती है, मैं कुछ नहीं कहती। घी, आटा, चीनी सब चुरा कर ले जाती है और मैं देखकर भी नहीं देखती। सारा स्टाफ शिकायत करता है कि कुछ काम नहीं करती, किसी का कहा नहीं मानती। कमेटी के मेंबर अलग मेरी जान खाते हैं कि इसे दफा करो, रोज रोज अपना रोना लेकर हमारे यहाँ आ मरती है। मैं फिर भी तय दिए जाती हूँ कि जगह जगह मारी मारी ना फिरे, और उसका तू मुझे यह बदला देती है, कमीनी कहीं की। उसने बेत की कुर्सी को इस तरह अपनी ओर खींचा जैसे उसी ने कोई अपराध किया हो, और उस पर बैठकर माथे को अपने ठंडे हाथ से मल लिया। काशी चुपचाप खड़ी रही। 40 की होने लगी, मगर पाकपन की चाह अब भी बाकी है। मनोरमा फिर बड़बड़ाई, छिनाल कहीं की। सिर को झटक कर उसने आंखें मूंद ली। दिन भर की स्कूल की बकझक से दिमाग वैसे ही खाली हो रहा था। शारीरिक थकान भी थी। वह उस समय पब्लिक लाइब्रेरी से होकर मिलिट्री लाइंस की तरफ का बड़ा राउंड लगाकर आई थी। निकली वह यह सोचकर थी कि घूमने से मन में कुछ ताजगी आएगी, मगर घूमकर लौटते हुए मन पर अजब भारीपन छा गया था। क्वार्टर से आधा मील पहले सूरज डूबने लगा था। तब कुछ क्षणों के लिए उसे कुछ हल्का हल्का सा लगा था। हवा, पेड़ों के हिलते हुए पत्ते और अस्त व्यस्त बिखरे हुए बादलों के टुकड़े, हर चीज में एक मादक स्पर्श का अनुभव हुआ था। सड़क पर फैली हुई संध्या की फीकी चांदनी धीरे धीरे रंग पकड़ रही थी। वह साड़ी का पल्ला पीछे को कसकर कई कदम तेज तेज चल आई, मगर कांची के मोड़ तक पहुंचते पहुंचते सारा उल्लास गायब हो गया। जब वह स्कूल के गेट के पास पहुंची तो अंदर पैर रखने का जरा भी मन नहीं कर रहा था, मगर उसने किसी तरह मन को बांधा और लोहे के गेट को हाथ से धकेल दिया। गर्ल्स हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रात को देर रात तक सड़कों पर अकेली कैसे घूम सकती थी। बुझे हुए मन से वह क्वार्टर की सीढ़ियां चढ़ी तो यह माजरा सामने आ गया। उसने आंखें खोली तो काशी को उसी तरह खड़ी देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया, जैसे उसे आशा हो रही थी कि उसके आंखें बंद करने और खोलने के बीच काशी सामने से ओझल हो जाएगी। अब खड़ी क्यों है? उसने डांट कर कहा, चली जाए यहाँ से। काशी के चेहरे पर डांट का खास असर दिखाई नहीं दिया, बल्कि वह और पास आकर फर्श पर बैठ गई। बहन जी, हाथ जोड़ रही हूँ, माफी दे दें। उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मनोरमा पैर हटाकर कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तुझसे कह दिया है इस वक्त चली जा, मुझे तंग ना कर, कहकर वह खिड़की की तरफ चली गई। काशी भी उठकर खड़ी हो गई। चाय बना दो? उसने कहा, घूमकर थक गई होंगी। तू जा, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए। तो रोटी ला देती हूँ। मनोरमा कुछ न कहकर मुंह दूसरी तरफ किए रही। बहन जी, मिन्नत कर रही हूँ, माफी दे दो। मनोरमा चुप रही। सिर्फ उसने सिर को हाथ से दबा लिया। सिर में दर्द है तो सिर दबा देती हूँ, काशी अपने हाथ पल्ले से पोंछते हुए बोली। तुझसे कह दिया है जा, तू मेरा सिर क्यों खा रही है? मनोरमा ने जोर से कहा। काशी चोट खाई से पीछे हट गई। पल भर वह अवाक भाव से मनोरमा की तरफ देखती रही, फिर निकलकर बरामदे में चली गई। काशी के जाने के बाद कुछ समय मनोरमा उसी तरह टहलती रही। कुछ समय के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वह टहलते हुए काशी के निवास के पास पहुंची।
वहाँ उसकी बेटी दिखी। पूछने पर उसने बताया, रात की बस से बापू को आना है। माँ कहती थी सब लोग उसके आने पर ही रोटी खाएंगे। मनोरमा के सामने जैसे अभी कुछ स्पष्ट हो गया। 3 बरस के बाद अयोध्या आ रहा है, इस बात को काशी उसे बता चुकी थी। तभी तो आज आईने के सामने जाने पर उसके मन में पाउडर और लिपस्टिक लगाने की इच्छा जगी थी। उसके बच्चे भी शायद आज इसीलिए खामोश थे। उनका बापू आ रहा था। बापू जिसे उन्होंने 3 साल से नहीं देखा और जिसे शायद वे पहचानते भी नहीं थे, या शायद पहचानते थे एक मोटी सख्त आवाज और तमाचे जड़ने वाले हाथों के रूप में। जा और अपनी माँ को ऊपर भेज दे, उसने उस छोटी बच्ची का कंधा थपथपा कर कहा। कहना, बहन जी बुला रही हैं। कुंती यानी काशी की बच्ची बाहें और कंधे सिकोड़े हुए नीचे चली गई। थोड़ी और देर में काशी ऊपर आ गई। उसकी आंखें लाल थी। वह बार बार अपनी नाक पल्ले से पोंछ रही थी। मैंने जरा सी बात कह दी, तू तो रोने लगी। मनोरमा ने उसे देखते ही शिकायत के स्वर में कहा। बहन जी, नौकर मालिक का रिश्ता ही ऐसा है। काशी ने भी उत्तर शिकायत में ही दिया। जरा सी बात कह दो तो तू रोने लगती है। मनोरमा जैसे टूटी हुई चीज को जोड़ने लगी। जा अंदर गुसल खाने से हाथ मुंह धोआ। मगर काशी नाक और आंखें पोंछती वहीं खड़ी रही। मनोरमा एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियां मलने लगी। अयोध्या आ रहा है? उसने पूछा। काशी ने सिर्फ सिर हिला दिया। कुछ दिन रहेगा या जल्दी चला जाएगा? चिट्ठी में तो यही लिखा है कि ठेका उठाकर चला जाएगा। मनोरमा जानती थी कि अयोध्या की खानदानी जमीन पर सेब के कुछ पेड़ हैं जिनका हर साल ठेका उठता है। पिछले साल काशी ने 125 में ठेका दिया था, उससे पिछले साल 150 में। पिछले साल अयोध्या ने उसे बहुत सख्त चिट्ठी लिखी थी। वह समझता था कि वह ठेकेदारों से कुछ पैसे अलग से लेकर अपने पास रख लेती है। इसीलिए इस बार काशी ने उसे लिख दिया था कि ठेका देने के लिए वह आप ही वहां आए। वह रुपये पैसे के मामले में किसी की बात सुनना नहीं चाहती। 5 बरस हुए अयोध्या ने उसे छोड़कर दूसरी औरत कर ली थी और उसे लेकर पठानकोट में रहता था। वहीं उसने एक छोटी सी दुकान कर रखी थी। काशी को वह खर्च के लिए 1 पैसा भी नहीं भेजता था। सिर्फ ठेका देने के लिए पठानकोट से आ रहा है। मनोरमा ने ऐसे कहा जैसे सोच वह कुछ और ही रही हो। उतने पैसे तो उसके आने जाने में ही खर्च हो जाएंगे। मैंने सोचा इसी बहाने एक बार यहाँ हो जाएगा और बच्चों से मिल जाएगा। काशी की आवाज फिर कुछ भींग गई और उसकी तसल्ली भी हो जाएगी कि आजकल इन सेबों का 150 कोई नहीं देता। अजब आदमी है, मनोरमा हमदर्दी के साथ बोली। अगर सचमुच तू कुछ पैसे रख लेती तो भी क्या, आखिर तू उसी के बच्चों को पाल रही है। चाहिए तो यह कि हर महीने वह तुझे कुछ पैसे भेजे, उसकी बजाय वह इस तरह की बातें करता है। बहन जी, मर्द के सामने किसका चलता है? काशी की आवाज और भींग गई। तो तू क्यों उससे नहीं कहती कि? कहते कहते मनोरमा ने बात बीच में रोक ली। उसे सहसा याद हो आया कि कुछ दिन हुए एक बार सुशील की चिट्ठी आने पर काशी उससे इसी तरह की बातें पूछती रही थी और उसे अच्छा नहीं लगा था। काशी ने कई सवाल किए थे कि बाबूजी, आप इतना कमाते हैं तो उसे नौकरी क्यों कराते हैं? उनके अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं हुआ? और वह अपनी तनख्वाह अपने ही पास रखती हैं या बाबूजी को भी कुछ भेजती हैं? तब उसने काशी की बातों को हंसकर टाल दिया था, मगर अपने अंदर उसे महसूस हुआ था कि उसके मन की कोई बहुत कमजोर सतह छू गई है। उसका मन कई दिन उदास रहा था।